गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको 8वीं कक्षा का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों के महत्व को बताया है। हालांकि चिट्ठियों का प्रयोग प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा किया जाता था। राजा महाराजा संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए चिट्ठियों का प्रयोग करते थे। आधुनिक समय में बहुत सारे संचार के साधनों का प्रयोग होने लगा है, जैसे फैक्स है, ईमेल है, फ़ोन है और अब तो राडार का प्रयोग होने लगा है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारे ऐसे सुदूर इलाके हैं जहाँ नेट की प्रॉब्लम है, जहाँ आज भी संदेश चिट्ठियों के माध्यम से पहुँचाए जाते हैं। तो चलिए इन चिट्ठियों की अनूठी दुनिया यानी अनोखी दुनिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ लेखक बताते हैं कि पत्र यानी चिट्ठियों की दुनिया अजीबोगरीब यानी अनोखी है। चिट्ठियों का महत्व प्राचीन काल से बना हुआ है। चिट्ठियाँ जो काम करती हैं वह आज के नए नए संचार के साधन नहीं कर सकती। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारे चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते। जैसा संतोष या आनंद पत्र प्राप्त करने से होता है, वैसा एसएमएस से नहीं होता। एसएमएस क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा। तो क्योंकि पत्र में लिखने वाला अपने मन के भावों को खोलकर विस्तार से लिख देता है, लेकिन एसएमएस हम कितना बड़ा लिख देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनों का या उससे भी ज़्यादा 20 लाइनों का। लेकिन पत्र में इस तरह का कोई बंधन नहीं होता, हम खूब सारे पेजों का पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद लेखक बताते हैं कि राजनीति और साहित्य तथा कला के क्षेत्र में जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों की शुरुआत पत्रों से ही होती है। संसार का सारा साहित्य पत्रों पर निर्भर है। अगर देखा जाए तो मानव सभ्यता के विकास में चिट्ठियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि किस भाषा में पत्रों का क्या नाम लिया गया है। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहते हैं। फिर लेखक बताते हैं कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं यानी संभाल कर रखते हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए यानी खोजते हुए तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। अगर बात भारत की करें तो हर रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकखाने में डाली जाती हैं, जो ये साबित करती हैं कि पत्र आज भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। इसके बाद लेखक अरविंद कुमार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संचार के साधनों के बदलते रूपों के बारे में दिए गए विचारों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पंडित नेहरू जी ने कहा था कि कई शताब्दियों यानी कई सौ वर्षों तक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने या भेजने का कार्य हरकारे यानी रनर करते रहे। राजा लोग क्या करते थे कि कुछ लोगों को सिलेक्ट करके रखते थे जो बहुत ताकतवर होते थे, जो बहुत तेज़ दौड़ सकते थे, ताकि उनको जब ज़रूरत हो, संदेश जल्दी एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंचाना हो, तो वो भागकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। तो यानी ये कार्य बहुत समय तक कौन करता रहा? हरकारे यानी रनर। उसके बाद तेज़ दौड़ने वाले घोड़े इस काम को करने लगे और इसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रेल और तार विभाग ने किया। तार यानी टेलीग्राम। टेलीग्राम ने रेल से भी अधिक तीव्रता से संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का कार्य किया। और आज तो टेलीफोन, वायरलेस, रेडार इस दुनिया को बदलने का काम कर रहे हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि पत्र लेखन को कला के रूप में बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया और इसी संदर्भ में विश्व डाक संघ ने सन 1972 में, कौन से सन में? सन 1972 में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करनी शुरू की।
हालांकि बड़े बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों का बड़ी तेजी से विकास होने के कारण चिट्ठियों की आवाजाही यानी आना जाना कम हुआ है, लेकिन देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। और अगर बात व्यापारिक डाक की करें तो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे लेखक बताते हैं कि जहाँ तक पत्र लिखने का सवाल है, इस पर गहराई से विचार करें तो पता चलेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी कोई पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो या फिर किसी के पत्र का इंतजार न किया हो। और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिक पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिर लेखक बताते हैं कि एक ऐसा समय था जब लोग महीनों तक पत्रों का इंतजार करते थे, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है, क्योंकि अब पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए तेज गति वाले साधनों का प्रयोग होने लगा। यातायात के इन साधनों को ने दूरी को कम कर दिया है। प्राचीन समय में संचार यानी संदेश भेजने का एकमात्र साधन चिट्ठी था, लेकिन आज के युग में इसके अलावा और भी संचार के साधनों का विकास हो चुका है। उसके बाद लेखक बताते हैं कि आज बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी आदि की पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, शोध का विषय है। फिर लेखक बताते हैं कि सोचो, अगर आज जैसे संचार के साधन पहले होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते और फिर पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। पत्रों के बारे में एक और ख़ास बात है कि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर जो SMS आते हैं उन्हें नहीं। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो मैसेज को संभाल कर नहीं रख सकती और उन्हें हम जल्दी भूल भी जाते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि जितने भी बड़े बड़े संग्रहालय हैं वहाँ पर महान लोगों के लिखे हुए पत्र संभाल कर रखे हुए हैं। ये पत्र किसी देश, समय और वहाँ के समाज को अच्छी तरह से समझने और जानने का बढ़िया जरिया या साधन है। भारत की आज़ादी से पहले महान संघर्ष के दिनों में अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिवार के लोगों को बहुत से पत्र लिखे थे। आज उन सब पत्रों को प्रकाशित कर एक पुस्तक का रूप दे दिया गया है। इन पत्रों को पढ़कर हमें पता चलता है कि भारतवर्ष का स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष लोगों ने कितनी मजबूती से चलाया था। फिर लेखक बताते हैं कि आज़ादी के आंदोलन के समय कई बड़ी बड़ी हस्तियों जैसे महात्मा गांधी आदि के नाम पत्र तो केवल महात्मा गांधी इंडिया यानी केवल नाम लिखने से ही उनके पास दुनिया भर से पत्र आ जाते थे और पत्र का जवाब गांधी जी तुरंत देते थे। और पत्र भेजने वाले उन पत्रों को यानी गांधी जी जो जवाब देते थे उस जवाब को बड़ा संभाल कर रखते थे और कई तो ऐसे थे जो उन्हें फ्रेम करवा कर रखते थे। ये है पत्रों का जादू। आगे लेखक ने महान साहित्यकारों के पत्र लिखने के ढंग और प्रभाव के बारे में बताते हैं कि वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। कई महान साहित्यकारों के पत्रों को किताबों के रूप में प्रकाशित किया है, जैसे पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती इत्यादि। कहा जाता है कि महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद नए लेखकों को पत्रों के द्वारा प्रेरणादायक जवाब देते थे। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू व महात्मा गांधी के लिखे हुए पत्र रविंद्रनाथ टैगोर के नाम भी हैं जो बहुत प्रेरणादायक हैं। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर 1941 के बीच हुए पत्राचार यानी एक दूसरे को लिखे गए पत्रों को महात्मा और कवि के नाम से संग्रह के रूप में प्रकाशित किया है। फिर लेखक बताते हैं कि भारत में पत्रों की परंपरा काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। इसके बाद लेखक डाक विभाग और उसके कर्मचारियों की सेवाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तमाम विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा अच्छी छवि डाक विभाग की है। इसकी खास बात यह थी कि यह लोगों को जोड़ने का कार्य करता है और इसकी पहुंच घर घर तक थी। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों
या फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम घाटियों से घिरे हुए गांव हों, या फिर बर्फबारी के बीच पहाड़ पर रह रहे लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी पत्रों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ढाणियाँ अस्थायी निवास होता है बच्चे, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से दूर बसी हो। करोड़ों लोग चिट्ठियों का इंतजार करते हैं और चिट्ठियों के अलावा दूसरी सेवाओं के लिए भी रोज भारतीय डाकघरों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। दूर गांव में लाखों गरीब लोग और उनके परिवारों के काम मनी ऑर्डर से प्राप्त धन से ही चलते हैं। वहां पत्र पहुंचाने वाले डाकिये को एक देवदूत के रूप में देखा जाता है। इस तरह से इस पाठ में हमने जाना कि चिट्ठियों का क्या महत्व है, प्राचीन काल में चिट्ठियों को भेजने का क्या माध्यम था, आज संचार के किन किन साधनों का विकास हो चुका है, साहित्यकारों के पत्रों का क्या महत्व है, स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रों का क्या योगदान रहा, डाक विभाग और उसके कर्मचारियों के बारे में जाना हमें कि उनके कैसा योगदान है इस चिट्ठियों को पहुंचाने में, कि किस तरह से डाकिये दुर्गम इलाकों में जहां पर संदेश पहुंचाने का और कोई साधन नहीं है वो वहाँ संदेश पहुंचाकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अनोखी दुनिया कैसी है।